सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग मॉर्निंग में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ओके सो कैसे हैं सब लोग, कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग ने स्टार्ट किया है, आप लोग को पता होगा। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ओके हम लोग ने ऑलरेडी सारा डिस्कशन कर लिया है। व्हाट इज कूलम्स लॉ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके सारा कहानी हम लोग ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, सब हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया। ओके आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई उस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ओके थोड़ा सा हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो तुम लोग फास्ट करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लियर एवरीवन? सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR कॉलेज में। ओके सो let us start with a topic that is electric dipole. Okay अब what is electric dipole, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ओके अब मान लो कि तुम्हारे पास दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट उनका जो पोलैरिटी है वो डिफरेंट है। ओके लाइक एक प्लस है और एक माइनस है। ऐसे अगर कोई चार्ज कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे आते हैं, ओके एग्जांपल के तौर पे लेट्स से वी हैव दिस पॉजिटिव चार्ज क्यू, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यू है। ओके अब ये दोनों चार्ज जिनका जो साइन है वो अपोजिट है, ओके मतलब उनकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है। अगर इनको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए, दैट फाइनाइट डिस्टेंस इज 12, ओके उस फाइनाइट डिस्टेंस को हम लोग 12 बोलते हैं, तो ये साथ में फॉर्म करेंगे एक डाइपोल। ओके क्या फॉर्म करेंगे? डाइपोल। ओके सेम एज मैग्नेट में होता है भाई, तुम्हारा नॉर्थ साउथ एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। वैसे हमारे पास यहां पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो व्हेन टू चार्ज of same magnitude but different sign या फिर but different polarity, okay when two charge of same magnitude but different polarity kept at finite distance, उसको कैसा रखा गया? फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया। अगर उसको फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो भाई वो साथ में क्या फॉर्म करेंगे? साथ में डाइपोल फॉर्म करेंगे। तो दिस इज द डाइपोल। ओके दिस इज द डाइपोल। अब इस डाइपोल को मेजर करने के लिए हम लोग इसका जो स्ट्रेंथ है ये कैसे पता चलेगा भाई कितना स्ट्रांग डाइपोल है, कितना वीक डाइपोल है? इसके लिए हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट। ओके इसके लिए हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट। ओके तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये चीजें याद रखो कि भाई जो चीजें तुम इलेक्ट्रिक में पढ़ रहे हो वो सेम टू सेम एज इट इज तुमको मैग्नेटिक फील्ड में देखने मिलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हो तुम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो तुम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे। मतलब जो यहाँ पे कहानी है वही सेम कहानी वहां पे तुमको देखने मिलेगी। तो अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट अच्छे से कर लिया तो फिर मैग्नेटिक वाले कंसेप्ट में तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे चीजें जो है ना वो थोड़ी बहुत फेमिलियर रहेंगी तुमसे। ओके सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो जनरली हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charges, and distance between the charges, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ बोलते हैं। डाइपोल लेंथ जनरली उसको हम लोग 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके याद रखना।
सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ओके, ये प्रोडक्ट है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, ओके, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्ज इज सेम, ओके, तो दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2l, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज डाइपोल लेंथ, उसको हम लोग डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं। और ये जो डाइपोल लेंथ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन, ओके, याद रखना, ये जो डाइपोल लेंथ है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अगर तुम देखोगे तो डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास भी डायरेक्शन है। द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, लाइक साउथ टू नॉर्थ। मैंने कैसे याद रखा है? क्योंकि मैग्नेटिक का मेरे को डाइपोल याद है, इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं साउथ टू नॉर्थ याद रखता हूं। तो साउथ टू नॉर्थ का फायदा होता है, साउथ को मैं एसोसिएट कर देता हूं नेगेटिव चार्ज के साथ, नॉर्थ को मैं एसोसिएट कर देता हूं पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ओके, क्लियर, यस और नो? तो यहां पे हम बोल सकते हैं दैट इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। This is the dipole, okay, this is the electric dipole moment, this is the electric dipole moment, okay। अब यहीं से हम इसका यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका यूनिट? दैट इज चार्ज इज कूलम एंड लेंथ इज मीटर, तो कूलम मीटर इज द यूनिट, कूलम मीटर इज अ यूनिट, ओके। मतलब जनरली कहीं पे भी अगर तुमको कूलम मीटर दिख रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, क्लियर, यस और नो? ओके, सो क्लियर, कहानी थोड़ी सी समझ में आई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तुमको पता है, जब कभी भी दो चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड को रखा जाएगा, कहां पे? थोड़े एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, ओके। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखने जाएं तो तुमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ओके, NaCl तुमने पढ़ा होगा, NaCl लाइक एक बेहतरीन डाइपोल है, अगर तुमको पता होगा तो Na प्लस Cl माइनस, ओके, ये एक बेहतरीन डाइपोल फॉर्म करता है। दोनों के पास इक्वल चार्ज है, एक पे प्लस Q का चार्ज है, एक पे माइनस Q का चार्ज है, ओके, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ऐसा, और इनको एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो दोनों के बीच का जो फाइनाइट डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक चार्ज को यहां रखा है और एक चार्ज को यहां पे रखा है, वो जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो बहुत छोटा है, मतलब जो 2L का वैल्यू है ये बहुत छोटा है, ये माइक्रोमीटर में डिस्टेंस है, नैनोमीटर में ये डिस्टेंस है, 2L का वैल्यू बहुत छोटा है। तो थोड़ा इसको इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। जैसे मान लो कि हम लोग देखने जाए डाइपोल की कहानी, तुम्हारा वाटर भी एक तरह से डाइपोल फॉर्म करता है, तुमको अगर पता होगा H और बाद में O ऐसा कुछ फॉर्म करता है, यस और नो? ऐसा कुछ फॉर्म करता है डाइपोल। तो तुम्हारा वाटर भी डाइपोल फॉर्म कर रहा है, सोडियम भी, NaCl भी तुम्हारा डाइपोल फॉर्म कर रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, ओके, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो 2L है ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम वो 2L को एलिमिनेट या फिर निग्लेक्ट कर देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। हाँ, ये डिफाइन करते टाइम तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जब तुम ये डिफाइन कर रहे हो तब तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ओके। बट अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हो उसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान तुम उसको निग्लेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है या ना? समझ में आया कहानी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। चलो नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अब होता क्या है कि जब कभी भी हम ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ओके, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी एंगल पे, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, तो क्या होता है? बिकॉज ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ये एक्सपीरियंस करते हैं एक कपल, ओके, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, और वही हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, वही हमको यहाँ पे समझना है, ओके। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर हम एक डाइपोल रख देते हैं, ओके, यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया गया है, सॉरी एवरीवन। सो यहाँ पे हमने डाइपोल रख दिया है, किसी एंगल पे रखा है, ओके, वो डाइपोल को किसी एंगल पे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कोई तो एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज अ थीटा, समथिंग थीटा बना रहा है, ओके। सो कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, okay, consider a uniform electric field in which a electric dipole of electric dipole moment P is placed, okay, इलेक्ट्रिक फील्ड को E ले लेते हैं, यस और नो? हाँ या ना? ओके।
अब ध्यान दो, यहां पे समझने की कोशिश करो कि भाई यहां पे हमारे पास लेस से एक पॉजिटिव चार्ज है Q और लेस से एक नेगेटिव चार्ज है Q, ओके, और यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमको पता है भाई अगर किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दैट इज F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, ओके। ये कहानी हमने देखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो E इज इक्वल्स टू F बाय क्यू होता है। तो ये जो F बाय क्यू है, क्यू को मैं यहां भेज दूंगा तो वो E इंटू क्यू हो जाएगा, यस और नो, ओके। सो यहां पे हमारे पास एक फोर्स है जो किसी भी चार्ज के ऊपर लगता है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू F इंटू क्यू, हाँ है ना। अब मुझे पता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये हमें हमेशा हम अज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज को वो रिपल करने वाला है, पॉजिटिव चार्ज को वो रिपल करने वाला है, यस और नो। पॉजिटिव चार्ज को वो रिपल करने वाला है, लेट्स से, तो पॉजिटिव चार्ज को दूर रख देते हैं, यस और नो, और वहीं पे तुम्हारा जो क्यू है वो अट्रैक्ट करेगा, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ये अट्रैक्ट करने वाला है, कितने वैल्यू से अट्रैक्ट करेगा, दैट इज क्यू इंटू ई, और ये कितने वैल्यू से रिपल करेगा, दैट इज क्यू इंटू ई। बस फर्क ये है कि एक माइनस होगा और एक पॉजिटिव होगा, ओके, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, अगर तुम देखो ऐसा, हाँ या ना, ओके। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और हमने पढ़ा हुआ है टॉर्क का डेफिनेशन, यस और नो, चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। अगर नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है JR कॉलेज पे, वहां पे जाके तुम देख सकते हो, ओके। तो भाई जब इक्वल फोर्स लगते हैं तो वो इक्वल फोर्स की वजह से क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कपल प्रोड्यूस होता है, तो वो घूमना चालू करता है, यस और नो। अब इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है यहां पे, ओके, कितना टॉर्क लग रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है यहां पे। तो लेट्स से, okay, so force acting on a dipole due to electric field, due to electric field, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई, हाँ या ना, दैट इज Q इंटू ई, मतलब जो F का वैल्यू हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा Q इंटू ई, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और जो E है दैट इज यूनिफॉर्म, पूरे जगह यूनिफॉर्म है, तो जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, दैट इज Q इंटू ई, Q इंटू ई। द ओनली डिफरेंस इज कि भाई ये जो Q इंटू ई है, जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो अट्रैक्शन ऐसा होगा, ओके। और यहां पे जो पॉजिटिव है वो रिपल कर रहा होगा उसको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जा रहा होगा, तो जनरली तुम्हारा जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जा रहा है ऐसा, क्लियर, यस और नो। और ये साथ में क्या करेंगे, ये साथ में कपल क्रिएट करेंगे, जैसे मान लो कि ये इस तरफ आ रहा है, ये दूर जा रहा है, तो जब ये इस तरफ आ रहा है, ये दूर जा रहा है, तो ये कुछ ऐसा घूमना चालू करेगा एंड स्टार्ट रोटेटिंग, ओके, स्टार्ट रोटेटिंग। अब वो कितने टॉर्क से रोटेट करेगा वो हमको यहां पे डिस्कस करना है, ओके। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, ओके, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन दी डाइपोल, व्हाट इज टॉर्क का फॉर्मूला, हमने पढ़ा हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला इज नथिंग बट, तुम्हारा क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, R इंटू एफ, वेयर R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम ध्यान दें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये पूरा लेंथ है 12, तो थीटा के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, दैट इज 2L साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो। भाई ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तुम्हारा एंगल थीटा है, और थीटा के अपोजिट जो साइड होता है वो 2L साइन थीटा होता है, मतलब साइन ऑफ हाइपो होता है, तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज 2L, यहीं पे अगर ये एडजेसेंट साइड होता है तो एडजेसेंट साइड बिकम 2L cos थीटा, ये चीज याद रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, यस और नो। ये कहीं पे भी तुम कोई भी मैथ्स में लगा सकते हो, फिजिक्स में ये कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल होता है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अगर एक थीटा है तो थीटा के अपोजिट वाला जो साइड रहेगा वो हमेशा साइन कंपोनेंट होता है हाइपोटेनस का, और अगर जो एडजेसेंट साइड है वो हमेशा बराबर होता है हाइपोटेनस का कॉस कंपोनेंट, ओके, सिंपल कहानी है, यस और नो, हाँ या ना, यस। सो कैन आई से दैट कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दैट बिकम 2L sin थीटा, तो दिस कैन बी रिटन एज 2L sin थीटा इनटू फोर्स। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट क्यू ई, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू ई। अब अगर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये जो क्यू इंटू 2L है
और साथ में E साइन थीटा है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दिस Q इंटू 2L इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। हाँ या ना, हमने ये पढ़ लिया कि भाई ये जो तुम्हारा P है वो Q इंटू 2L होता है, तो इसके जगह हम लोग P लिख सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला भी कम, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, दिस इज द टॉर्क। ओके, अब मान लो कि अगर मैंने साइन थीटा हटा दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आई कैन राइट डाउन टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? ओके, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? समझ में आ रही है कहानी एवरीवन? तो इतना टॉर्क लगेगा उस कपल के ऊपर, कपल बोल रहा हूं, उस डाइपोल के ऊपर इतना टॉर्क लगने वाला है। ओके, अब मान लो कि इस डाइपोल को मैंने हॉरिजॉन्टली रख दिया। ओके, मतलब इनिशियली वो कोई एंगल थीटा नहीं बना रहा है, जो उसका थीटा का वैल्यू है वो 0 है इनिशियली। मान लो कि मैंने ऐसे पैरेलल रख दिया उस डाइपोल को, कैसे पैरेलल रख दिया, तो अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं उसको पैरेलल रख दूंगा, मतलब इफ थीटा इज 0, थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो भी डाइपोल है वो पार्लर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी तुम्हारा डाइपोल है वो पार्लर है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पार्लर है। यस और नो, हाँ या ना? यस। तो थीटा 0 हो गया, तो अगर थीटा 0 हो गया तो दिस साइन 0 बिकम 0। भाई जो साइन 0 का वैल्यू होता है वो 0 होता है, मतलब उस समय जो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा उस समय कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। और इस चीज को हम एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। देखो सर, मान लो कि अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली रख दिया तो ये इस तरफ एक फोर्स से जाएगा, लेट्स से तुम्हारा QE, और ये इस तरफ से एक फोर्स से जाएगा दैट इज QE, और ये दोनों के दोनों बैलेंस्ड है। देखो भाई, एक ऐसा खींच रहा है, एक ऐसा खींच रहा है, तो ये रोटेट होगा क्या? नहीं रोटेट होगा। हाँ, ये रोटेट कब होता? जब ये ऐसा होता, तो एक इसको ऐसे खींच रहा है और एक इसको ऐसे, तो ये रोटेट होता, बट ये हॉरिजॉन्टली है, तो दोनों फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट बिकम 0। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? अगर यहीं पे मान लो कि इस डाइपोल को अगर मैं परपेंडिकुलर रख दूं, ओके, अगर मान लो ये केस 2 कंसिडर कर लेते हैं, केस 2, इसको नाम देते हैं केस 1। सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, अगर थीटा 90 है तो जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? विथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और उस समय पे तुम्हारे पास साइन 90 क्या मिलेगा? साइन 90 मिलेगा 1, मतलब तुम्हारे पास जो टॉर्क का वैल्यू होगा दैट बिकम मैक्सिमम, दैट इज PE। जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा उस समय वो तुम्हारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ओके, दैट इज P इंटू V, वेयर P इज द डाइपोल एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो, हाँ या ना? ओके, मतलब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखूंगा ऐसा विथ पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कोई भी टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, बट अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखूंगा ऐसे डाइपोल को, तो ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना? समझ में आया कहानी टॉर्क की? यस और नो? कितना टॉर्क लगता है, कैसे लगता है वो टॉर्क उस डाइपोल के ऊपर जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ओके, अब ये याद रखना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है डाइपोल पे वो 0 होता है। भाई इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लगा जाता, याद रखना। हाँ, ये अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसके ऊपर नेट फोर्स होता। ओके, टॉर्क तो दोनों ही सिचुएशन में लगेगा, बट जो नेट फोर्स लगेगा वो यूनिफॉर्म के सिचुएशन में वो 0 होगा। ओके, अगर वो यूनिफॉर्म है तो वो 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स एप्लीकेबल होगा। ओके, उसके ऊपर कोई ना कोई तो नेट फोर्स लग रहा होगा। क्लियर, हाँ या ना? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ओके, डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब अगर हम यहां पे ध्यान दें तो हमारे पास दो चीजें यहां पे हैं। जब हम बात करते हैं डाइपोल का, तो डाइपोल का हमारे पास दो एक्सिस होता है जिसके बारे में अपने को पढ़ना होता है। जैसे मान लो कि दिस इज द डाइपोल, मान लो दिस इज द डाइपोल, तो यहां पे जो एक्सिस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल एक्सिस।
या फिर एक्सियल ओके एक्सिस बोलते हैं, या फिर एक्सियल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये जो परपेंडिकुलर होता है उस डायपोल को, जो परपेंडिकुलर होता है उस डायपोल को, इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल इक्वेटोरियल एक्सिस, डायपोल इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डायपोल एक्सिस या फिर डायपोल एक्सियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं डायपोल इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, बिकॉज ये जो है वो डायपोल के लेंथ के पैरेलल है, ये वाला जो एक्सिस है वो डायपोल के लेंथ के पैरेलल है। ये डायपोल का लेंथ हो गया और यही तुम्हारा एक्सिस हो गया, तो ये पैरेलल है। और ये वाला जो एक्सिस है वो डायपोल के लेंथ को परपेंडिकुलर है। ओके, डायपोल के लेंथ को परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, हम पहले कैलकुलेट करेंगे एक्सिस पे कि भाई डायपोल एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, और वही बाद में फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई सेम डायपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या वैल्यू है, वो दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सिस के ऊपर। ओके, एक्सिस के ऊपर क्या कहानी बनेगी, तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज हैं, लेट्स से वन इज नेगेटिव चार्ज, ए पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा है और बी पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है। ओके, क्लियर, यस और नो? भाई यहाँ पे ए पे हमने कोई नेगेटिव चार्ज रखा है और बी पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, और इनके बीच का जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल्स टू 12, दैट इज इक्वल्स टू 12, ये हमको पता है। अब हमने इसी एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस आर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। ओके, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P। अब ये जो r डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, उसको हमेशा सेंटर ऑफ द डायपोल से मेजर किया जाता है, याद रखना। तो ये सेंटर ऑफ डायपोल है, तो सेंटर ऑफ डायपोल से हम एक डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट r, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट r। ध्यान से समझना इसको। ओके, क्लियर, यस और नो? मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज की वजह से बन रहा होगा। ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट पे दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। एक किसकी वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, दैट इज जो A पे रखा हुआ है, और एक किसकी वजह से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो B पे रखा हुआ है। यस और नो? ये दोनों की वजह से क्या बन रहा होगा, ये दोनों की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मिल रहा होगा। ओके, ये दोनों की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने मिल रहा होगा, हाँ या ना? ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा टूवर्ड्स A। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेगेटिव है तो वो टूवर्ड्स नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन अगर रहेगा वो कैसा रहेगा, वो कुछ ऐसा है, दिख रहा है, EA, दिस इज EA, ये कुछ EA, हाँ है ना? अब EB जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इससे जो डायरेक्शन होगा वो दूर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा, दैट इज EB। तो एक अगर हम देखेंगे तो एक भाई आउटवर्ड है और एक देखेंगे तो इनवर्ड है। मतलब अगर जो नेट फील्ड लग रहा होगा, ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्या हम लोग बोल सकते हैं E नेट बराबर होगा EB माइनस EA, बिकॉज एक बाहर है एक अंदर है, तो जो नेट होगा वो एक दूसरे का माइनस होगा, हाँ या ना? और हमको पता है भाई जो EB है वो बड़ा होगा क्योंकि EB का जो डिस्टेंस है वो छोटा है और EA का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। यस और नो? दिस इज द EA का डिस्टेंस, क्लियर, यस और नो? EB का जो डिस्टेंस है वो P पॉइंट से सिर्फ इतना है और EA का जो डिस्टेंस है P पॉइंट से वो इतना है। और हमको पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई EA का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और EB का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो EB माइनस EA होगा, हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? ओके, अब मुझे पता है ना कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। ओके, तो ये जो Q चार्ज है जो कि A पे रखा गया है, कहां रखा गया है, A पे रखा गया है, जो A पे चार्ज रखा गया है Q, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या ही होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। एंड व्हाट इज द R? R इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड दैट पॉइंट। ओके, उस पॉइंट से लेके उस चार्ज तक का डिस्टेंस होता है। तो अगर हम यहां पे ध्यान दें तो डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस आएगा, ये पूरा डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R, यस और नो? बट ये डिस्टेंस और ऐड करना पड़ेगा और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा L के, बिकॉज पूरा 2L है
पूरा 2l है, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा l, तो द टोटल डिस्टेंस बिकम r प्लस l, मतलब हम लोग यहां पे बोल सकते हैं r प्लस l का होल स्क्वायर। यस और नो? ओके, ये हो गया EA की वजह से। किसकी वजह से? EA की वजह से। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? सेम कहानी हम लोग बता सकते हैं, सेम कहानी हम लोग बता सकते हैं ड्यू टू द चार्ज B की वजह से, ड्यू टू द चार्ज B की वजह से। तो हम यहां पे बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ओके, जो कि कहां पे रखा है? एट P पे। तो कितना लगेगा नेगेटिव की वजह से? हम फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, याद रखना ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पे डायरेक्शन अज्यूम कर लिया है, इसको ऑलरेडी हमने वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन अज्यूम कर लिया। ओके, तो हम फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो EB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अब ऑल्दो इट इज अ माइनस क्यू, बट यहां पे हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, याद रखना। ओके, बिकॉज हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ऊपर कंसीडर कर लिया है, यहां पे ऑलरेडी हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है। ओके, सो Q डिवाइड बाय, अब जो डिस्टेंस है वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक का है, इतना डिस्टेंस। तो ये पूरे में से L को माइनस कर दो, तो पूरे में से L को माइनस कर दोगे क्या बनेगा? तो दैट बिकम R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा EA, ये आ गया तुम्हारा EB, ये EA का वैल्यू EB का वैल्यू यहां पे पुट करो, यू विल गेट द आंसर। सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर E नेट जो होगा वो बराबर होगा दिस EAB माइनस EA। अब ये EB और EA में अगर तुम देखोगे तो Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर ले लो, तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। अंदर क्या बच रहा है देखो जरा, अंदर बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? ओके, अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहां पे तुम एलसीएम ले सकते हो, अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुमको क्या मिलेगा? ये इधर आ जाएगा, दैट इज R प्लस L का होल स्क्वायर, अब बेसिक मैथमेटिक्स है, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये होल स्क्वायर है ना, दिस इज द होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान दें तो ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस और नो? ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? दैट इज Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मिलेगा यहां पे? ओपन करो ब्रैकेट, दैट इज R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर माइनस, यहां पे ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? R स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में ये एज इट इज रहेगा, दैट इज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस, यस और नो? अगर ये ब्रैकेट हटा दूं मैं, अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो ये हो जाएगा माइनस, दिस बिकम प्लस एंड दिस बिकम माइनस। यस और नो? अब देखो ध्यान से, मेरे ख्याल से ये R कट गया, ये R कट गया, ये L कट गया, दिस 2RL बिकम 4RL, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ 2RL। ओके, और यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे 2L और साथ में Q दिख रहा है, तो 2L और Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग? P लिख सकते हैं। तो वी कैन से दैट, बट वी नो दैट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। यस और नो? तो Q इंटू 2L की जगह अगर हम P लिख देंगे तो यहां पे क्या बचेगा देखो जरा, तो ये जो Q है और 2L है ये चला गया, क्या बच रहा है? 2 बचेगा, P आएगा और R आएगा। यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, दैट इज E नेट इज इक्वल्स टू 2PR डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे। ओके, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक डाइपोल की वजह से एक्सिस पे, याद रखना। ओके, दैट इज 2pr इन डिवाइड बाय 4πε0 r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब मान लो कि भाई ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ये जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, ये जो 2l होता है ये बहुत छोटा होता है 2l, और एज कंपेयर जो r होता है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। ओके, अगर ऐसा रहा कि मतलब अगर कहीं पे गिवन डेटा है ऐसा कि भाई इफ r इज मच ग्रेटर देन l, भाई जो r है वो बहुत बड़ा है l से, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं दिस एल स्क्वायर कैन बी एलिमिनेटेड। मैंने तुमको पहले बताया था कि भाई आर बहुत बड़ा है तो आर का स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, माइनस एल बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो जब तुम आर में से उसको माइनस करोगे तो उसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब दिस एल स्क्वायर कैन बी एलिमिनेटेड, तो एल स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। तो क्या ही बनेगा, दैट इज ई नेट इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा 2pr डिवाइड बाय 4πε0, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r का पावर 4, हाँ या ना, बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर इनटू r का पावर 4, एक r कैंसिल, यहां पे 3 बचेगा, तो हम लोग को यहां पे क्या मिलेगा, दैट इज ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0, दैट इज 2p/r³। इतना ई नेट लग रहा है उस डाइपोल पे, उस डाइपोल की वजह से एक एक्सिस पे। ओके, उस डाइपोल की वजह से एक एक्सिस पे। बोलो क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना, समझ में आई कहानी? ओके, ध्यान से समझो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेरिवेशन है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना, इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स। तुमने डायग्राम समझ लिया, डायग्राम समझ के ये लिख लिया, उसके बाद तुमको सिर्फ प्लस माइनस करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, बस वही कहानी, और कुछ नहीं है यहां पे। क्लियर, समझा? ये हमने बात की एक्सिस की। अब हम बात करेंगे डाइपोल की, भाई डाइपोल बोल रहा हूं, इक्वेटर की। ओके, कि भाई अगर हमने यहां पे चार्ज रखा है ए और बी सेम माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इक्वेटर पे वो पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं पी पॉइंट, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल की वजह से, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ओके, सो ध्यान दो, अब मुझे पता है कि भाई ये जो पूरा डिस्टेंस होने वाला है, ये पूरा डिस्टेंस होने वाला है 2l। ओके, 2l, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा l, ये डिस्टेंस हो जाएगा l, हाँ या ना। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टूवर्ड्स होता है, तो यहां पे तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स है। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, दिख रहा है बाहर की तरफ। अब यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो इनकी वेक्टर की कहानी बनेगी, क्या बनेगी भाई, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, हाँ या ना। तो अगर ये EB है और ये थीटा है, देखो ये थीटा कैसा है भाई, हमको पता है यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, ये r है ये l है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम कहानी यहां पे भी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये दोनों बेस एंगल थीटा हो गए, अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया अल्टरनेट एंगल। मतलब यहां पे जो EB है ये इस तरफ आएगा EB cos थीटा, ये जो EA है ये थीटा है तो ये EA का भी ये एंगल बनेगा, दैट इज EA cos थीटा, और इनका जो साइन बनेगा ये साइन बनेगा, दैट इज EB sin थीटा, और यहां पे बनेगा EB EA sin थीटा। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, मतलब इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा अपने पास, इनका कोई इफेक्ट नहीं है अपने पास। क्लियर या सोनो, हमारे पास जो भी इफेक्ट है वो सिर्फ इसका ही है, दैट इज EA एंड EB का है, EB cos थीटा एंड EA cos थीटा। और यहां पे हम देख सकते हैं भाई दोनों का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो सेम होने वाला है, मतलब जितना मैग्नीट्यूड तुम्हारा EA का होने वाला है उतना ही मैग्नीट्यूड तुम्हारा EB का होने वाला है। ये चीज हम प्रूव करेंगे। क्लियर या सोनो, हाँ या ना, ये चीज हम प्रूव करेंगे। यहां पे डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, यहां पे इसके लिए तुमको वेक्टर की कहानी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं कि भाई फिजिक्स में तुम कोई भी चैप्टर एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एलिमिनेट अ चैप्टर, कि भाई ये चैप्टर में को एलिमिनेट करना है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तुम वेक्टर एलिमिनेट कर दो तुमको ये समझ में नहीं आएगा, एक रद्दी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि भाई पूरी वेक्टर की कहानी है, चलो सो हम लोग लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज EB
cos theta and this can be written as EA cos theta. क्लियर, यस और नो? हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, हाँ या ना? ओके, समझा? चलो, तो हम लोग बोल सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा यहां पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नेट बन रहा होगा वो बन रहा होगा दैट इज EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। याद रखना यहां पे जो EB साइन बन रहा है यहां पे बनेगा EB साइन थीटा, और यहीं पे बनेगा तुम्हारा EA साइन थीटा। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा अपने पास। याद रखना, जो भी इफेक्ट बनेगा वो EB cos थीटा और EA cos थीटा से बनेगा। ओके, अब हम ध्यान देते हैं EB पे। ओके, हम ध्यान देते हैं EB पे। तो क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ओके, ड्यू टू चार्ज Q, इस Q की वजह से इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P। तो हमको फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाय R का स्क्वायर। अब ध्यान दो, R का स्क्वायर। अब R, इसके लिए जो R डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ध्यान दो, इसके लिए जो R डिस्टेंस होगा फ्रॉम Q से P तक का, दैट इज दिस डिस्टेंस, दैट इज द हाइपोटेनस डिस्टेंस। ओके, तो उसका स्क्वायर, तो दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर, यस और नो? अब स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे R स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लिखोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, यस और नो? ये हो गया तुम्हारा EA। अगर तुम ध्यान दोगे तो सेम कहानी बनेगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नेगेटिव Q एट पॉइंट P, नेगेटिव Q की बात हो रही है। तो यहां पे ऑल्दो हम कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्शन, ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी वहां पे कंसीडर कर लिया है, तो यहां पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 दैट इज Q डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। सेम ही कहानी बनेगी, यस और नो? क्योंकि एवरीथिंग इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसलिए मैंने बोला ना भाई, ये दोनों सेम ही है, मतलब जो EA है और ये EB है, ये दोनों के दोनों सेम है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि EA बराबर है उसके मैग्नीट्यूड में EB से, डायरेक्शन से भले अलग हो बट मैग्नीट्यूड में तो बराबर है दोनों के दोनों। और अगर मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं तो हम लोग यहां पे EA EB के जगह EA लिख सकते हैं या फिर EB लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जो E नेट होगा वो E नेट बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा, ओके, या फिर ट्वाइस ऑफ EB cos थीटा, जो तुमको लिखना है लिख सकते हो। तुम ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये इसी चीज को लिखा जा सकता है इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ EB cos थीटा इज द सेम थिंग, और करके तुम लिख सकते हो, और करके तुम लिख सकते हो, दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही चलेगा। ओके, वी हैव द वैल्यू ऑफ EA एंड EB। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें EA और EB का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर कोई भी एक इक्वेशन ले लो, तो देयरफॉर E नेट कैन बी रिटन एज E नेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्या है हमारे पास, दैट इज Q बाय, यहां पे क्या है 4πε0 इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू हम लोग डायग्राम से निकाल सकते हैं भाई। cos क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपो, एडजेसेंट में क्या है तुम्हारे पास L है, और हाइपो में क्या है तुम्हारे पास, दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, दैट इज पावर 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, यस और नो? इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट डिनोमिनेटर में दैट इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। ओके, अब वी कैन से दैट भाई यहां पे पावर 1 है और यहां पे 1/2 है, दैट बिकम 3/2, तो दिस बिकम 2QL डिवाइड बाय 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, दैट इज E नेट, दैट इज E नेट। ओके, और अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो Q इंटू 2L है, ये Q इंटू 2L कैन बी रिटन एज P, हम इसके जगह P लिख सकते हैं, यस और नो? But we know that P is equals to Q into 2L। ओके, यहां पे ध्यान दो,
यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो P इंटू 2L, इसके जगह P आ जाएगा, इसके जगह P आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल 3/2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू E नेट इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का 3/2। हाँ या ना? ओके, अब सेम कहानी, ये आ गया तुम्हारा डाइपोल की वजह से इक्वेटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, इक्वेटोरियल एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा नेट, उसका वैल्यू यहां पे आ गया अपने पास, उसका वैल्यू आ गया। अब सेम कहानी हम लोग यहां पे वापस बता सकते हैं, इफ R इज ग्रेटर देन L, भाई R इज ग्रेटर देन L है तो L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। ओके, तो क्या मिलेगा यहां पे, सो दैट इज E नेट इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर, और यहां पे अगर हम देखने जाए तो R स्क्वायर 3/2 बिकॉज L स्क्वायर इज निग्लेक्टेड, तो ये R स्क्वायर एंड दिस कैंसल, क्या बच रहा है, दैट इज E नेट इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यस और नो? तो अगर हम दोनों वैल्यू देखेंगे, अगर मैं दोनों वैल्यू देखूं ध्यान से, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ P, दिस इज ट्वाइस ऑफ P, मतलब एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ P। वहीं पे सेम पे ये देखेंगे तो यहां पे सिर्फ P है, सिर्फ क्या है, P है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा जो E एक्सिस है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ E इक्वेटर के, कब, इफ R इज ग्रेटर देन L, अगर ऐसा है तो, इफ R इज ग्रेटर देन L, अगर ऐसा है तो, क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं भाई जो E एक्सिस है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ E इक्वेटर होने वाला है। समझा? कहानी समझ में आई सबको, यस और नो? ओके, मतलब ये दोनों डेरिवेशन अगेन तुमको लगेंगे बहुत लेंथी, बट ये दोनों के दो डेरिवेशन बहुत आसान है। सिर्फ अपने को बेसिक, अपने को थोड़ा सा वेक्टर पता होना चाहिए, थोड़ा सा अपने को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है दोनों के दोनों डेरिवेशन में। क्लियर, यस और नो, हाँ या ना? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसके ऊपर चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसको वैसा हमको डिस्कस करना, उसके ऊपर हमको डिस्कस करना। तो हमारे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्बडा। सेकेंड है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं रो। तो भाई अगर मान लो कि कोई 1 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे कोई रॉड है, ओके, कुछ भी है, तो उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो चार्ज सिर्फ लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, सिर्फ लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिर्फ लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि भाई कितना चार्ज उसके यूनिट लेंथ पे फैला हुआ है। ओके, कितना चार्ज उसके यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q बाय L। क्लियर, यस और नो? इट इज सेम एज लीनियर डेंसिटी, मास लीनियर डेंसिटी होता है ना, सेम वही वहां पे हम लोग मास डिफाइन करते हैं, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे सेम हम लोग लैम्बडा डिफाइन करेंगे, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, बिकॉज मान लो कि एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज फैला हुआ है, इस रॉड पे चार्ज फैला हुआ है, तो चार्ज लेंथ के अलोंग फैला हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कितना चार्ज पर यूनिट लेंथ पे फैला हुआ है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लैम्बडा, दैट इज कॉल्ड एज लैम्बडा। अब सेम हम इसी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो कोई 2 डायमेंशनल सरफेस हुआ, जैसे प्लेन हो गया, शीट हो गया, ऐसा कुछ सरफेस है, 2 डायमेंशनल सरफेस है,
और इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2 डायमेंशनल सरफेस, ओके, इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो चार्ज है वो इसके एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है ना भाई, वो एरिया के अलोंग पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जो सिग्मा होता है वो Q अपॉन A होता है, और इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूनिट, चलो बता दो फटाक से, दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब वहीं पे अगर चार्ज मान लो किसी 3D बॉडी पे फैला हुआ है, ओके, कोई 3D बॉडी है उस पे फैला हुआ है चार्ज, जैसे यहाँ पे ये कुछ वॉल्यूम है और यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है पूरा पूरा अंदर से लेके बाहर तक, तो ये एक वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। तो अगर ये एक वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है तो यहां पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सेम लाइक मास डेंसिटी, ओके, बस यहां पे चार्ज की बात हो रही है, यहां पे बस चार्ज की बात हो रही है। इट्स सेम लाइक मास डेंसिटी, ओके, बस यहां पे मास के जगह हम चार्ज की बात कर रहे हैं, वहां पे हम मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, यहां पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि भाई वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, ओके। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर कम चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम, यस और नो। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब, दैट इज कूलम पर मीटर क्यूब। बोलो समझ में आ गया, यस और नो। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली हमको 12th में है, क्योंकि 12th में तुमको गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, ओके। तो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है वहां पे हमको इसका काम आने वाला है। क्लियर एवरीवन, यस और नो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। यहां पे हम लोग ने तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की 11th की कहानी खत्म कर दी है। अब 12th में ये तुमको काम आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th में पढ़ा और 12th में वो भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है, ओके। क्योंकि ये एज इट इज तुमको कहीं ना कहीं 12th में काम आने वाला है। दिस इज द बेस ऑफ द 12th। ये हो गया गॉस लॉ, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हो गया, ये सारा का सारा कहानी तुमको 12th में काम आने वाला है। क्लियर है या ना, ओके। सो देख लो, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बता दो। हम लोग ने ऑलमोस्ट सारी कहानी डिस्कस कर ली है, ओके। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। या फिर कुछ भी डिस्कस करना है तो यू कैन DM मी हियर, यहां पे तुम लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। क्लियर। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि यहां पे 11, 12 साइंस कॉमर्स सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ओके। चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।